बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़े यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर नंबर 7 में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले उर्दू के लेक्चर नंबर 6 में आपको मैंने दरख्वास्त पढ़ाई थी। दरख्वास्त या रसीद हमारे हिस्सा निसाब में सवाल नंबर 7 है, और इस सवाल में आपको मैंने ये भी बताया था कि कोई चॉइस नहीं है। या दरख्वास्त रसीद में एक ही सवाल आता है जो 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है, और आपने ये करना है। इसी वजह से हम इन दोनों सवालात में से चॉइस के तौर पर किसी को भी नहीं छोड़ सकते। या हमें दरख्वास्त करनी है या फिर रसीद। दरख्वास्त आप लेक्चर नंबर 6 में अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी कि रसीद क्या है, रसीद निगारी क्या है। रसीद रस्त के लफ्ज़ से निकला है, फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी है किसी चीज़ या ख़बर का पहुँचना, और इसके इस्तिलाही मानी है कि किसी चीज़ या रकम वग़ैरह की तहरीरी दस्तावेज़ को रसीद कहते हैं। तहरीरी दस्तावेज़ से क्या मुराद है कि लेन देन के मामले में जब हम एक तहरीरी सबूत जो है वो लिखते हैं तो उससे हमारे मुआशरती ताल्लुकात ख़राब नहीं होते, और हम कानूनी तौर पर इस बात को मानते हैं कि लेन देन तभी क्लियर होता है जब हम उसको लिख कर अपने पास सबूत रखते हैं। तो ये क्या है, इस्तिलाही मानी इसके ये हैं कि किसी चीज़ या रकम वगैरह की तहरीरी दस्तावेज़ को कहते हैं रसीद। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसीद किस मौका पर लिखी जाती है। रसीद 3 मौके हैं जिन पर लिखी जाती है। नकद रकम की वसूली, कोई चीज़ फ़रोख्त करके उसकी कीमत की वसूली, या किराया मकान की वसूली। ये तमाम तर वो मौके हैं जिन पर रसीद लिखी जाती है। अब सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं कि रसीद लिखने का क्या तरीका है। अक्सर स्टूडेंट्स जब रसीद को पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि रसीद कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो नहीं लिखी जाएगी। उसकी वजह क्या है, फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज। फ़ारसी ज़ुबान से ये आई है तो इसी वजह से इसमें ज़्यादातर फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से तलबा ये कहते हैं कि हम रसीद कैसे लिखेंगे। अब अगर आप उन तमाम अल्फाज को एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि आप रसीद निगारी में कहीं पे भी आपको मुश्किल का सामना हो। रसीद लिखने का तरीका इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप देखें कि इसके 10 नंबर हैं, और उन 10 में से 5 नंबर हैं इसके पैटर्न के, और बाकी 5 नंबर हैं उसके नफ्से मजमून के। सबसे पहले आप पेपर पैटर्न, इसका पैटर्न देख लीजिएगा। रसीद का पैटर्न देख लें। सबसे पहले देखिएगा कि रसीद निगारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपका 10 नंबर का सवाल है, और इसमें सबसे पहला जो एक नंबर है वो है बाइसे तहरीर आंका। अब ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब ये है कि रसीद लिखने की वजह, रसीद लिखने की क्या वजह है, किस वजह से लिखी जा रही है, इसका एक नंबर है। उसके बाद देखिएगा अल अब्द। अल अब्द का क्या मतलब होता है, फिदवी या शख्स। ठीक है, अब अल अब्द, फिदवी या शख्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसी शख्स का नाम, उसकी वल्दियत और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये लिखते हैं। इसी तरह से अल अब्द के साथ हमारे पास 2 गवाह होते हैं, गवाहशुद एक साइड पे, और दाएं और बाएं तरफ दोनों गवाहशुद हम ऐड करेंगे, ताकि इसका भी एक नंबर है, इसका भी एक नंबर है, और इसका भी। इसी तरह से फिर अब हमारे पास देखिएगा एक नंबर बाइसे तहरीर आंका, एक नंबर गवाहशुद, और इसी तरह से एक नंबर है अल अब्द और एक नंबर है गवाहशुद का। हमारे पास ये 4 नंबर हैं। अब 5वां नंबर देखिएगा जो सबसे ज्यादा अहम है और समझने वाला है, वो है तारीख। तारीख हम कहाँ पे लिखते हैं, तारीख हम लिखते हैं सबसे आखिर में अल अब्द के नीचे। अब यहाँ पे समझिएगा, आप लोग जब दरख्वास्त लिखते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आप दाईं तरफ लिखें। अक्सर स्टूडेंट्स भी यही समझते हैं कि शायद हम रसीद लिखेंगे तो वो हम दाएं तरफ लिखेंगे, तो इस तरह से आपने नहीं करना। अल अब्द के नीचे आपने तारीख लिखनी है। ये है आपका पेपर पैटर्न, ये है आपकी रसीद का पैटर्न।
उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नफ्स मज़मून की तरफ। नफ्स मज़मून देखिएगा कि हम नफ्स मज़मून कैसे लिखें। ये बच्चों को मुश्किल लगता है, जबकि मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल नहीं है। रसीद का नफ्स मज़मून सिर्फ 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जो कि फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज हैं। अगर आप रसीद के नफ्स मज़मून में ये 4 अल्फाज अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहला लफ्ज़ देखिएगा, मुबलिग। यहाँ से रसीद का आगाज़ होता है, जिसका मतलब क्या है, रकम। ठीक है, इसमें हम रकम लिखते हैं। मसलन आपने किसी रकम के बाद देखिएगा दूसरा लफ्ज़ जो है वो है बाबत। बाबत किसे कहते हैं, वजह। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है, तीसरा लफ्ज़ क्या है, अज़ा। अज़ा किसे कहते हैं, शख्स को। ठीक है, इसके बाद देखिएगा साकिन। साकिन का मतलब ये है रिहाइश, कहाँ का रहने वाला है। आप देखिएगा कि मसलन अब आप किसी को रकम देते हैं तो उसने फौरन पूछना है बाबत, वजह क्या है, किस वजह से दी जा रही है। उसके बाद फिर यह सवाल भी होता है कि किसने दी है आपको रकम, किस लिए है और किससे दी है। उसके बाद देखिएगा कि फिर हम क्या करते हैं, साकिन। हम ये भी बताएंगे कि रिहाइश क्या है। ये 4 अल्फाज हैं जिन पर, इन 4 अल्फाज पर मुश्तमिल आपकी रसीद है। जो अहम निकात हैं वो आप अपने ज़हन नशीं कर लें। रसीद में सबसे अहम पहला नुक्ता ये है कि आप अगर चाहें तो बाइसे तहरीर आका के ऊपर रसीद लिखने का उन्वान लिख सकते हैं, क्योंकि उन्वान का कोई नंबर नहीं है इसमें, लेकिन रसीद के ऊपर उन्वान लिखेंगे तो हमें वाज़ेह हो जाएगा कि हम रसीद किस उन्वान से मुतालिक लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरे पॉइंट में मैंने सबसे पहले आपके लिए एक जिक्र किया था कि शुरू में कि सबसे पहले जब हम नफ्स मज़मून लिखने लगते हैं तो मुबलिग का जिक्र आता है, यानी रकम लिखने का जिक्र आता है। यहाँ पे अहम चीज ये है कि रकम कैसे इंदराज की जाए, किस तरह से लिखी जाए। अब सबसे ज्यादा जिस वजह से हम रसीद लिख रहे हैं उसमें अहम ही कीमत है। कीमत लिखने का अंदाज यहाँ पे मुख्तलिफ है। आप उसको हिस्सों में भी लिख सकते हैं, आप उसको लफ्जों में भी लिखते हैं। आपने इन दोनों तरीकों से लिखना है। मसलन अगर आप रकम का इंदराज करें 10,000 तो पहले आप उसे लफ्जों में लिखेंगे। मसलन आप लिखेंगे मुबलिग 10,000 और उसके बाद आप उसे कहाँ लिखेंगे, आप उसे फिर हिस्सों में भी लिखेंगे 10,000। इसी तरह से जब आप ये कुल कीमत लिख लेंगे तो फिर आप इसको निस्फ भी लिखेंगे कि इस रकम का निस्फ कितना होता है। निस्फ जैसे आपने पहले अल्फाज में लिखा था 10,000, इसी तरह से आप फिर लिखेंगे 5,000, फिर इसको आप किस में लिखेंगे, हिस्सों में लिखेंगे 5,000। ये किस वजह से लिखा जाता है, बार बार रकम को हिस्सों में और लफ्जों में इस वजह से लिखा जाता है ताकि जो रकम है वो पुख्तगी के तौर पर हमारे पास सबूत रहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप लफ्जों में लिख लेते हैं, मसलन आपने रकम लिखी है 10,000, अब अगर इसको कोई बनाना चाहे, कोई लिखना चाहे, 1 से वो 9 भी बना सकता है, तो फिर आपकी कीमत क्या हो जाएगी, 90,000 हो जाएगी, जो कि उस रसीद में, उस रसीद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वजह नहीं रहेगी। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं कि हम रकम को अल्फाज में लिखते हैं, हम रकम को हिस्सों में लिखते हैं और हिस्सों और अल्फाज में लिखने के बाद हम रकम को फिर उसका आधा भी लिख देते हैं ताकि 4 तरीके से सबूत रहे कि कितनी रकम दी गई और उसका आधा क्या था। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब मैं आपको रसीद का फुल पैटर्न दिखाती हूं कि रसीद क्या है या कैसे है। अगर हम इसकी मजीद उसमें तफसील देख लेते हैं, देखिएगा कि रसीद निगारी आपकी 10 नंबर की है। रसीद हमने यहाँ पे एक उन्वान चूज कर लिया है कि रसीद वसूलिय रकम बाबत फरोख्तगी मकान। मकान की फरोख्तगी है, आप मकान फरोख्त कर रहे हैं और आपसे ये कहा गया है कि आप उसकी रसीद लिखें। इसमें देखिएगा, अब जो मैं आपको पेपर पैटर्न, उसका तरीकाकार बता रही हूं, ये सारा उसी पर मुश्तमिल है। सबसे पहले देखिएगा बाइसे तहरीर आंका, इसका 1 नंबर है जो मैं आपको लेक्चर में बता चुकी हूं कि इसका मतलब है रसीद लिखने की वजह। उसके बाद देखिएगा, फिर मैंने आपको बताया था कि आप जब पहला लफ्ज है मुबलिग यानी रकम का इंदराज, और वो किस तरीके से करेंगे, तरीका बताया है। अब यहां पे आप इसकी मिसाल भी देख सकते हैं कि मुबलिग 60 लाख रुपए
ठीक है। आपने जो चीज दी गई होगी आप उसकी मालियत के मुताबिक देखेंगे वो कीमत। अब मकान की फरोख्तगी है तो आपने 60 लाख लिखा, मुबलिक 60 लाख रुपए जिसके निस्फ, 60 लाख देखिएगा आपके अल्फाज में भी लिखे हुए हैं और आपके हिस्सों में भी लिखे हुए हैं। 60 लाख रुपए जिसके निस्फ 30 लाख होते हैं, ठीक है। 30 लाख को देखिएगा आपने अल्फाज में भी लिखा है और आपने इसको हिस्सों में भी लिखा है, दोनों तरीकों से लिखा गया है। फिर उसके बाद हमने जब दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया था कि बाबत, ठीक है। बाबत क्या था कि किस वजह से आप इन पैसों का जिक्र कर रहे हैं, बाबत फरोख्तगी मकान। अब जब फरोख्तगी मकान है तो अब आपने जो जहन में रखना है नफ्स मजमून कि हमारा फैलेगा कैसे, हमारी उसकी तफसील कैसे होगी। आपने फरोख्तगी मकान में मकान की पूरी तफसील देनी है कि वो मकान कहाँ पे वाक़ है और उस मकान का नक्शा क्या है। इस तरह से आपकी रसीद में इजाफा भी होगा और वो सारी मुकम्मल तफसील भी मिल जाएगी, ठीक है। बाबत फरोख्तगी मकान, मकान नंबर 105, गली नंबर 3, वाकई शालीमार टाउन मुल्तान। इहाता उसका कितना है, इहाता है 5 मरला। अच्छा, उसमें 3 कमरे हैं और अटैच बाथरूम है। यानी हमने क्या किया है, एक मकान का पूरा नक्शा बता दिया है, यहाँ से पूरी तफसील आ गई है बाबत की। इसके बाद फिर जो हमारा तीसरा लफ्ज था वो था अज़ा, कि हमने किससे लिया है उस शख्स का हम नाम लिखेंगे। अज़ा में देखिएगा मोहम्मद आरिफ वल्द काशिफ, अली से वसूल पाकर रसीद लिख दी है। अब देखिएगा आप अगर साकिन यहाँ पे लिखेंगे तो फिर आप लिखेंगे मोहम्मद आरिफ वल्द काशिफ अली साकिन, वो जहां का भी रहने वाला होगा आप उस इलाके का नाम लिखेंगे। से वसूल पाकर रसीद लिख दी है, ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आपने हर रसीद में ये लाइन शामिल करनी है कि से वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बावक्त जरूरत काम आए। इसके बाद देखिएगा अल अब्द, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि हमारे पैटर्न के 3 नंबर हैं, तो उसमें अल अब्द किसी फिदवी किसी भी शख्स का आप नाम लिख सकते हैं। इसमें आप वल्द, शनाख्ती कार्ड नंबर, दस्तखत। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इसमें लेने वाला है या देने वाला, आप इस बात को भूल जाएं और आप सिर्फ ये लिखें इसमें आपने किसी भी शख्स का फर्जी तौर पर आप फर्ज करेंगे, आप नाम लिख देंगे, आप वालिद का नाम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उसके दस्तखत आप करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि अल अब्द के आखिर में आप तारीख जो है वो लिखेंगे अल अब्द के आखिर में। उसके बाद फिर आप दाएं साइड पे गवाशुद में भी नाम, वल्द, शनाख्ती कार्ड नंबर, दस्तखत, और बाएं साइड पे भी आप क्या करेंगे कि गवाशुद के वही कवाइफ लिखेंगे जो कि आपके लिखे गए हैं अल अब्द में या गवाशुद में। आपने इन तीनों में मुख्तलिफ नाम लिखना है, शख्स का, वल्दियत का, शनाख्ती कार्ड नंबर या दस्तखत। ये पूरा आपका सवाल है रसीद का 10 नंबर का। इसी में अब थोड़ा सा मैं आपको एक और तफसील बता देती हूँ, मसलन कि जहाँ पे मैंने आपसे कहा कि बाबत फरोख्तगी मकान, हमने फिर मकान की सारी तफसील दी है। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मकान का किराया या मकान की फरोख्तगी की रसीद आती रहे, इसमें आपकी रसीद जो है वो मोटरसाइकिल की भी आ सकती है कि उसकी फरोख्तगी है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आप सारी डिटेल लिख देंगे। इसी तरह से भैंस, कुर्बानी का बकरा, इस तरह की भी आपकी रसीद आ सकती है। तो आपकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, सिर्फ आपकी जो वजह है वो तब्दील होती रहेगी कि आप उसमें जो तफसील शामिल करेंगे वो उस हवाले से करेंगे जो आपकी रसीद का उन्वान होगा। चंद चीज़ें हैं जो आपके जहन नशीं करने के लिए हैं कि जब हम अगर हम ज़मीन बेचते हैं और ज़मीन बेचने के लिए हम दरख्वास्त लिखते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ एक इस्तिलाह बनी हुई है कि हम उससे पहले बाबत लिखेंगे। बाबत 4 किनाल है, 1 बिग्गा है, आप ज़मीन बेच रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, बाबत मवाजी 4 मरला या 1 कनाल या 4 किनाल, ठीक है। मवाजी का जो लफ्ज है खास इस्तिलाह है। इसी तरह से अगर आपकी रसीद आ जाती है भैंस की फरोख्तगी, तो भैंस बड़े जानवर के लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं रास। रास यानी 1 अदद रास भैंस, 1 अदद रास गाय, 1 अदद रास बैल। यानी अगर आप बड़े जानवर को बेचेंगे तो आप उनके साथ ये इस्तिलाह लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप घोड़ा या गधा इस तरह से कोई चीज बेची जा रही है तो आप उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, आप उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे लगाम।
ٹھیک ہے. اگر اونٹ بیچا جا رہا ہے تو آپ اس کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کریں گے؟ اس کے لیے استعمال کریں گے نکیل. اور جس طرح سے آپ کے پاس آ جاتی ہے رسید قربانی کا بکرا، اس کی فروختگی آ جاتی ہے، تو آپ اس کے لیے یعنی چھوٹے جانور کے لیے کون سی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟ راس. اب جیسے آپ لکھیں گے بابت 1 عدد راس. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ رسید سمجھ میں آ گئی ہوگی ساری. اگلے لیکچر کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتی ہوں. اللہ حافظ.